तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुलशन हॉरर पॉडकास्ट पर। और हाँ, एक छोटी सी शिकायत, कई लोग हमारी कहानियां सुनते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक मुझे नई डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। अब बारी है उन 5 प्यारे दोस्तों का नाम लेने की जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर शानदार कमेंट किए थे। पहला नाम है संदीप चौहान, हरियाणा से। दूसरा नाम है नीलम ठाकुर, हिमाचल से। तीसरा नाम है अविनाश यादव, बिहार से। चौथा नाम है ज्योति शर्मा, पंजाब से। पांचवा नाम है रोहित वर्मा, मध्य प्रदेश से। और जिन प्यारे साथियों का नाम आज नहीं ले पाया हूं, उन सभी को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब तैयार हो जाइए आज की खतरनाक, डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी के लिए। रात की वह खामोशी कुछ अलग ही थी, जैसे हवा भी रुकी हुई हो, जैसे शहर की हर सड़क, हर पेड़, हर रोशन खिड़की अचानक अपनी सांसें थामकर किसी अनदेखी घटना का इंतजार कर रही हो। घड़ी ने जैसे ही रात के 12:01 पूरे किए, पूरे कमरे की नीरवता को चीरते हुए गुलशन के मोबाइल की कड़ी कर्कश रिंगटोन गूंज उठी। यह आवाज इतनी अचानक थी कि लगा मानो कमरे की दीवारें भी उसे सुनकर सिहर गई हों। गुलशन धीरे से उठा और आधी नींद में फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा था, ऐसा नंबर जिसे उसने पहले कभी सेव नहीं किया था और जिस पर कुछ अजीब सा सन्नाटा टपकता महसूस हो रहा था। साधारण अंक भी कभी कभी असाधारण एहसास दे जाते हैं, और वह नंबर ऐसा ही था। उसने फोन उठाया तो उधर से केवल सांसों की आवाज आई। वह कोई सामान्य सांस नहीं थी, बल्कि भारी, थरथराती, डरी हुई और हड़बड़ाई हुई सांसें इतनी पास से आ रही थीं कि लगा जैसे बात करने वाला उसके बिल्कुल बगल में खड़ा हो। गुलशन ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ एक कांपती हुई फुसफुसाहट आई। यह फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि उसे समझने के लिए उसने फोन कान से सटाकर लगाया, और तभी वह आवाज दोहराई गई। उस आवाज में डर, दर्द और एक अजीब सी रहस्यमयी चेतावनी मिश्रित थी। आवाज ने कहा, अगर सच सुनने की हिम्मत है तो रिकॉर्डिंग प्ले करो। इतना बोलते ही कॉल अचानक कट गया, बिना किसी बीप के, जैसे फोन की लाइन किसी ने काटी ही नहीं, बल्कि आवाज ही हवा में घुल गई हो। गुलशन कुछ सेकंड तक स्तब्ध बैठा रहा। जब उसने फोन वापस देखा तो स्क्रीन पर एक नई ऑडियो फाइल दिखाई दी। यह फाइल उसके फोन में कैसे आई, कब आई, कौन भेज गया, इसका कोई नाम या कोई संकेत नहीं था। फाइल के नाम पर बस एक शब्द लिखा था, अंतिम। सिर्फ इतना। इस शब्द में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे यह फाइल सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनाई गई हो। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने फाइल पर टैप किया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, कमरे का माहौल बदल गया। पहले तो कुछ सेकंड तक केवल तेज, जोर जोर से आती सांसों की आवाज सुनाई दी। ये सांसें ऐसी थीं जैसी कोई व्यक्ति जान बचाकर दौड़ रहा हो। फिर अचानक किसी लड़की की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। वह किसी से मदद मांग रही थी, पूछ रही थी कि वहां कौन है, और उसकी आवाज में ऐसा डर था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह बार बार कह रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी हर पंक्ति में हड़बड़ाहट थी, जैसे वह चाहकर भी अपने शब्द पूरे नहीं कर पा रही हो। रिकॉर्डिंग के बैकग्राउंड में दीवार पर नाखून घिसटने की आवाज भी आ रही थी। यह आवाज इतनी गहरी और खुरदरी थी कि सुनने वाले की रीढ़ की हड्डी तक में सनसनी दौड़ जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत लंबा, बहुत शक्तिशाली और बहुत क्रोध से भरा हुआ प्राणी दीवार पर अपने नाखूनों से खरोंचे लगा रहा हो। हर खरोंच के साथ लड़की की चीख और भी अधिक कांपती जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी आवाज अचानक थाजा टिसई ओ वासाद अरिमासो एयुमई इनासो टेमा टीवा पेंसु नानी नासु इन्नाई ई अडिमेन्ना इन्ना अन्ना टीना।
एकदम शांत हो गई, जैसे उसकी सांसें किसी ने छीन ली हों। और फिर सिर्फ एक आखिरी बहुत लंबी बहुत भयावह चीख सुनाई दी, जो रिकॉर्डिंग के अंत तक गूंजती रही। और उसके खत्म होते ही एकदम सन्नाटा छा गया। गुलशन स्तब्ध रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे का तापमान शायद वही था, लेकिन उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसके कंधे पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। उसने सोचने की कोशिश की कि यह कौन लड़की थी, ये रिकॉर्डिंग असल थी या किसी ने उसे डराने के लिए भेजी थी। लेकिन जितनी वास्तविक वह चीख थी, उतना वास्तविक कोई नकली रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही फोन की स्क्रीन पर अचानक जीपीएस लोकेशन झिलमिलाने लगी। स्क्रीन लाल रंग में चमक उठी, जैसे किसी ने फोन को हैक कर लिया हो। लोकेशन किसी सुनसान जगह की तरफ इशारा कर रही थी, शहर के एक पुराने हिस्से की, जहां बहुत कम लोग जाते थे। जगह का नाम देखते ही गुलशन की सांसें थम गईं। वह जगह थी पुरानी रेडवुड फैक्ट्री। यह फैक्ट्री कई सालों पहले एक भयानक हादसे के बाद बंद कर दी गई थी। उस हादसे के बारे में कई कहानियां थीं। किसी का कहना था कि वहां अचानक आग लग गई थी। किसी का कहना था कि मशीनें एक साथ नियंत्रण खो बैठी थीं। किसी के अनुसार उस फैक्ट्री में कभी कोई अजीब सी परछाइयां घूमती दिखती थीं। लेकिन शहर के बूढ़ों के अनुसार यह कोई साधारण हादसा नहीं था। वहां किसी की मौत हुई थी, और वह मौत कभी फैक्ट्री की दीवारों से बाहर नहीं निकली। गुलशन का दिल तेजी से धड़क रहा था। फोन अब भी उस लोकेशन को बार बार चमका रहा था, जैसे उसे मजबूर कर रहा हो कि वह वहां जाए। रात की नीरवता अचानक और गहरी हो गई थी। बाहर हवा बींद मारकर बह रही थी। कमरे के कोने में रखी खिड़की बार बार हल्के से हिल रही थी, मानो सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा हो कि आज की रात कुछ बड़ा, कुछ अनदेखा और कुछ खतरनाक होने वाला है। कुछ देर तक गुलशन बैठा रहा, यह समझने की कोशिश करता हुआ कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जितना वह सोचता, रिकॉर्डिंग की आखिरी चीख बार बार उसके दिमाग में गूंज उठती। वह चीख सिर्फ आवाज नहीं थी, वह किसी की मदद की पुकार थी। कोई अधूरा दर्द था, कोई छुपा हुआ रहस्य था जो शायद अब खुलने वाला था। आखिरकार उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पीछा करेगा। उसने अपनी जैकेट उठाई, जूतों के फीते बांधे और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज कमरे की खामोशी में गूंज रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा मानो घर के अंदर की सुरक्षित हवा से निकलकर वह किसी भयानक अनजानी दुनिया में कदम रख रहा हो। सड़क पर अंधेरा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। हवा में धूल और ठंड मिली हुई थी। गुलशन ने फोन की स्क्रीन देखी। जीपीएस उसी फैक्ट्री की ओर चमक रहा था। रात की सड़क धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी और गुलशन के पैरों की थरथराहट उसके अंदर उठ रहे अनजाने डर को छुपा नहीं पा रही थी। शहर में देर रात भी हल्की फुल्की हलचल रहती है, लेकिन आज जैसे सभी आवाजें अचानक गायब हो गई थीं। सड़क के किनारे खड़े बिजली के खंभे एक एक करके गुजर रहे थे, मानो वे भी गोल अंधेरे में डूब गए हों। जब भी कोई स्ट्रीट लाइट उसके सिर के ऊपर आती, एक पल के लिए उसका साया लंबा होकर सड़क पर फैल जाता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सुनने से ज्यादा महसूस की जाती है, और यही खामोशी उसके दिल की धड़कनों को बाहर तक पहुंचा रही थी। उसका हर कदम उसे उस जगह के और करीब ले जा रहा था जिसके बारे में उसने सुना था, लेकिन जाने का कभी साहस नहीं किया था। यह केवल डरावनी कहानियों की जगह नहीं थी, ये शहर की यादों में दर्ज एक ऐसा जख्म थी जिसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गुलशन ने अपने फोन की स्क्रीन फिर चेक की। लोकेशन अब भी चमक रही थी, लाल रंग में धड़कती हुई जैसे कोई धड़कता दिल। उसने महसूस किया कि स्क्रीन का उजाला उसके हाथों को ठंडा कर रहा था, जैसे फोन भी इस रात की भयावहता का हिस्सा बन चुका हो। उसने अपने कदम तेज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सड़क और सुनसान होती गई। घर कम होते गए, खिड़कियों में जगमगाती लाइटें गायब होने लगीं और पेड़ों की परछाइयां घने अंधेरे में बदलने लगीं। कुछ दूर तक एक कुत्ते की आवाज गूंजी, फिर अचानक वह भी थम गई, जैसे पूरी दुनिया इस समय किसी अदृश्य शक्ति के कदमों को सुन रही हो।
जैसे जैसे वह फैक्ट्री के करीब पहुंचा, हवा की ठंडक बढ़ती गई। ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी सांसें भी हल्की धुंध में बदल रही हों। शहर के इस हिस्से में शायद कोई भी रात को नहीं आता था। सड़क टूटी फूटी थी, दोनों तरफ पुराने जर्जर पेड़ों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं, मानो राह रोकने की कोशिश कर रही हों। फैक्ट्री का बड़ा लोहे का गेट दूर से ही नजर आ रहा था। ये गेट कभी मजबूत और ऊंचा हुआ करता होगा, लेकिन अब उसमें जंग लगी थी और जगह जगह कटाव से टूट चुका था। हवा जब तेज चलती तो उसका ऊपरी हिस्सा हल्का सा हिल जाता, जैसे उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। गुलशन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे गेट के पास पहुंचा। गेट के ठीक सामने खड़े होते ही उसके मन में कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके अंदर से उसकी हिम्मत निकाल ली हो। उसने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वह चरमराता हुआ खुल गया, इतनी अजीब आवाज के साथ कि ऐसा लगा जैसे कोई सोई हुई चीज अचानक जाग उठी हो। गेट खुलते ही फैक्ट्री का अंदरूनी हिस्सा उसके सामने अंधेरे के एक गहरे कुएं जैसा दिखा, जैसे यह जगह वर्षों से रोशनी की कमी में घुट रही हो और उसकी हर दीवार उस घुटन को बाहर उगलने को तैयार हो। बिना सोचे वह अंदर चला गया। फैक्ट्री में कदम रखते ही हवा और अधिक ठंडी हो गई। यह ठंड किसी मौसम की नहीं थी, बल्कि किसी अज्ञात उपस्थिति का संकेत थी। अंदर की जमीन पर जमी धूल उसके कदमों के नीचे हल्के बादल की तरह उड़ रही थी। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी थीं, जगह जगह टूटी और आग से काली पड़ी। छत पर लटकी पुरानी मशीनें और लोहे की पाइपें हिल रही थीं। उनमें से कुछ टकराकर धीमी खनक पैदा करती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। पूरा माहौल एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था और कोई भी सामान्य इंसान इतनी देर अंदर नहीं रुक सकता था। गुलशन की नजर अचानक एक पुराने ऑफिस रूम की तरफ गई, जो फैक्ट्री के बीचों बीच था। वह जगह बाकी जगहों से अलग लग रही थी, जैसे वहां समय कुछ पल के लिए रुका हो। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर लौटती और ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि किसी भी आकृति को निगल ले। उसने दरवाजा धकेला और कमरे के अंदर प्रवेश किया। कमरे में टूटी हुई कुर्सियां, मेज पर बिखरे कागज और कोने में गिरा एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था। दीवारों पर कुछ सूखे निशान थे, शायद आग के या शायद खून के। यह तय करना मुश्किल था। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसके फोन में वही रिकॉर्डिंग फिर अपने आप चलने लगी। वह बुरी तरह चौंक गया। उसने फोन को हाथ में कसकर पकड़ा और रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में वही डरावनी सांसें, फिर अचानक उस लड़की की आवाज, लेकिन इस बार आवाज और भी करीब, और भी साफ और कहीं ज्यादा डरी हुई थी। वह लड़की लगातार कह रही थी कि कोई उसके पीछे है, कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज में इतना वास्तविक आतंक था कि गुलशन को अपने ही गले में कसाव महसूस होने लगा। रिकॉर्डिंग में फिर वही नाखूनों की खरोंच उठी, लेकिन इस बार यह आवाज फैक्ट्री की दीवारों में भी गूंजने लगी, जैसे रिकॉर्डिंग बाहर की हवा में बदल रही हो और हवा खुद उसे दोहरा रही हो। अचानक कमरे की लाइटें चमकीं। यह फैक्ट्री पिछली 10 साल से बंद थी। यहाँ बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। यह रोशनी मशीन की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी अदृश्य उपस्थिति की तरह थी, जैसे फैक्ट्री खुद जाग उठी हो। गुलशन के फोन की स्क्रीन पर अचानक लड़की का चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा स्क्रीन की बहुत करीब था, इतना करीब कि उसके काले खाली आंखें जैसे सीधे गुलशन के अंदर झांक रही हों। उसके बाल बिखरे हुए थे, गाल पर चोट के निशान थे और उसके होंठ ऐसे फटे हुए जैसे वह कई दिनों से चीखते चीखते थक चुकी हो। उसका चेहरा जैसे बस 1 इंच दूर था। गुलशन चीखते चीखते रह गया, लेकिन यह केवल स्क्रीन पर एक तस्वीर नहीं थी। कमरे में सामने की दीवार पर भी वही चेहरा उभर आया, जैसे छाया बनकर दीवार पर फैल रहा हो। उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे और एक भारी सांस कमरे में भरने लगी। कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि गुलशन की सांसें धुंध में बदलने लगीं। रात की हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे किसी ने माहौल को पकड़कर मरोड़ दिया हो।
अयान उस वीरान स्टेशन से निकलने के बाद सड़क पर लंबे कदमों से चल रहा था, लेकिन मन में अजीब बेचैनी घिरती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पीछे पीछे उसी तालमेल में कदम बढ़ा रही हो। सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ों की लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां सड़क पर गिरकर किसी काले कुएं जैसी लग रही थीं, जिसका तल शायद किसी भी इंसान की समझ से परे था। हवा टहनियों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई बूढ़ी कांपती उंगलियां हवा में कुछ लिखने की कोशिश कर रही हों। अयान ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसके कानों में स्टेशन पर सुनी वह परछाई वाली औरत की धीमी गहरी फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। वह आवाज इतनी घुली हुई थी कि लगता था जैसे वह आवाज हवा में नहीं, उसके अपने भीतर कहीं कैद होकर लगातार बार बार दोहराई जा रही हो। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि पीछे से कोई हल्की सी सरसराहट हुई है। उसने मुड़कर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। परछाइयां पहले से भी ज्यादा लंबी और गहरी हो चुकी थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे सड़क से निकलकर उसके पैरों को पकड़ लेने वाली हों। अयान ने अपना बैग कंधे पर कसकर चढ़ाया और कदम तेज कर दिए, लेकिन जितना तेज वह चलता उतनी ही तेज उसके दिल की धड़कन सुनाई देती। ऐसा लगता था जैसे जंगल की खामोशी में उसके हर कदम की आवाज कई गुना बढ़कर गूंज रही हो। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई सांस ले रहा है। वह इतनी ठंडी सांस थी कि उस हवा के स्पर्श से अयान की गर्दन के पीछे के रोंगटे बर्फ की सुइयों की तरह खड़े हो गए। उसने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक घना अंधेरा खड़ा था, जो हर दिशा को ऐसे निगल चुका था जैसे किसी ने रात के अंदर दूसरी रात लपेट दी हो। अब अयान को साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उस अदृश्य उपस्थिति की चाल बिल्कुल वैसी थी जैसी स्टेशन पर मिली उस औरत की थी। वह धीमी पर अचानक तेज, कभी बीच में रुक जाती और फिर अचानक से उसके बिल्कुल पीछे आकर सांस छोड़ती। अयान भागना चाहता था, लेकिन उसके घुटने कांप रहे थे। शरीर पत्थर जैसा भारी महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे कोई नजरें उसे पीछे से नोच नोच कर खा रही हों। हवा में अचानक किसी तरह की जली हुई गंध भर गई, जैसे किसी पुराने कपड़े को जला दिया गया हो। फिर दूर से किसी टूटी हुई हंसी की आवाज आई। यह हंसी इंसानी हंसी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी ने लकड़ी के पुतले को जबरदस्ती हंसाया हो। अयान का दिमाग सुन्न होने लगा। वह खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसके सामने सड़क के किनारे एक पुराना जर्जर सा मकान दिखाई दिया। मकान आधा टूटा हुआ था और खिड़कियों की लकड़ियां हवा में हिलती हुई चरमराहट पैदा कर रही थीं। वह पहले इस रास्ते कई बार आया था, लेकिन उसने ऐसा कोई मकान कभी नहीं देखा था। यह अचानक यहाँ कैसे आ गया था, वह यह समझ नहीं पा रहा था। उस मकान की दीवारों पर काले धुएं जैसे निशान थे और दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से धक्का देकर उसे थोड़ा खोलकर छोड़ दिया हो। उसके चारों ओर एक अजीब सा खिंचाव था। लगता था जैसे वह मकान खुद उसे बुला रहा हो। अयान ने खुद से कहा कि उसे इस घर से दूर रहना चाहिए, मगर जितना वह नजरें हटाने की कोशिश करता, घर उतना ही उसके दिमाग में धंसता जा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके कदमों को मोड़कर उसे उसी की तरफ ले जा रही हो। अचानक हवा में वह फुसफुसाहट सुनाई दी जिसे वह स्टेशन से सुनता आ रहा था। वही आवाज, वही ठंडक, वही मौत जैसा खालीपन। आवाज इस बार और साफ थी। वह मकान के दरवाजे के भीतर से आ रही थी। अयान का दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया था। उसके कानों में आवाजें आने लगीं, जिसमें एक कराह, एक चीख, एक धीमी हंसी और एक बेहद खौफनाक चिल्लाहट सब एक साथ गूंज रहे थे। वह दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे की फटी लकड़ी के बीच से अंदर का अंधेरा ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने काले पानी से पूरा कमरा भर दिया हो। घर के अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि उसके बाहर खड़े होने पर ही अयान की सांसें धुआं बनकर बाहर आने लगीं। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर घुप अंधेरा फैल गया, जिसमें सिर्फ सन्नाटा जिंदा था। कमरे में एक पुरानी सी लकड़ी की मेज थी जिस पर कुछ फोटो बिखरे पड़े थे। उन फोटोज में लोगों के चेहरे धुंधले और अधूरे थे, जैसे किसी ने उनकी पहचान को मिटा दिया हो। एक फोटो पर नजर पड़ते ही अयान का पूरा शरीर कांप उठा।
उस तस्वीर में खुद अयान खड़ा था, मगर उसका चेहरा गायब था। उसकी जगह एक काली परछाई उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी, जो धीरे धीरे तस्वीर में हिल रही थी। अयान घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। वह आकृति पहले बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन कुछ क्षण बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अयान ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उस बंद दरवाजे की लकड़ी खुद ब खुद कांपी और उस पर किसी ने अंदर से खरोंच की लकीरें बनानी शुरू कर दी। कोने में खड़ा साया अब साफ दिखाई देने लगा। वह वही औरत थी जो स्टेशन पर दिखाई दी थी। उसका चेहरा इस बार और भी सड़ा हुआ था, आंखें खून के पानी से भरी थीं और उसका शरीर किसी टूटी हुई गुड़िया जैसा मुड़ा तुड़ा था। वह धीरे धीरे आगे आई और इतने करीब आकर रुकी कि उसकी ठंडी सांस सीधे अयान के चेहरे पर लगी। अयान की समझ काम करना बंद कर चुकी थी। उसने दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पहले से भी ज्यादा भारी हो चुका था। औरत की उंगलियां लंबी, सूखी और टेढ़ी थीं, जिन पर काले नाखून जमे थे। उसने अपना हाथ उठाया और अयान के कंधे पर रखने ही वाली थी कि अचानक घर की छत हिलने लगी, जैसे किसी बहुत भारी चीज ने उसके ऊपर से चलने की कोशिश की हो। अयान सड़क पर गिरा पड़ा था और उसकी सांसें ऐसे चल रही थीं जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी लोहे का दरवाजा रख दिया हो। वह अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बंद करते ही घर की दीवारों से निकलती कराहें, औरत की बदबूदार सांसें और तस्वीर में झिलमिलाती काली परछाई उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध जाती। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और पैर जमीन पर ऐसे टिके थे जैसे खुद जमीन भी उसे इस जगह से भाग जाने के लिए कह रही हो। उसने धीरे धीरे उठकर चारों ओर देखा। वह जगह जहां कुछ देर पहले एक भूतिया घर खड़ा था, अब बिल्कुल खाली थी। वहां सिर्फ जमीन पर पड़ी कुछ सूखी पत्तियां हिल रही थीं, जैसे हवाओं ने घर के गायब होने की गवाही के रूप में उन्हें छोड़ा हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर डर की एक मोटी परत चिपक गई थी। वह चलने लगा, पर हर कुछ कदम पर उसे लगता कि कोई उसकी पीठ के बिल्कुल करीब आकर सांस ले रहा है। हवा में फिर वही जली हुई धुएं जैसी गंध फैलने लगी। अयान ने सांस रोककर तेज चाल शुरू की, मगर उसके कदम जितने तेजी से उठते उतनी ही तेज हवा में कराहें सुनाई देने लगती। पहले ये आवाजें धीमी थीं, लेकिन अब वे इतनी नजदीक लग रही थीं कि उसे लगा कि अगर वह मुड़ा तो कोई सड़ा हुआ चेहरा उसके बिल्कुल सामने होगा। उसने खुद को आवाजों से अनसुना करते हुए रास्ते के मोड़ की तरफ कदम बढ़ाए। सड़क एक ऐसे हिस्से में प्रवेश कर चुकी थी जहां पेड़ों की शाखाएं ऊपर से आपस में मिलकर एक उल्टा कटोरा बना रही थीं। उनके बीच से अंधेरा इस तरह गिरा था जैसे किसी ने आसमान से रोशनी को मिटाकर नीचे काला पानी भर दिया हो। अयान का दिमाग कह रहा था कि उसे इस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके पैरों पर जैसे किसी और का नियंत्रण था। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी खाई की ओर बढ़ रहा हो, जहां लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। धीरे धीरे उसके आसपास का माहौल इतना शांत हो गया कि उसकी अपनी सांस भी उसे भारी लगने लगी। यही वह खामोशी थी जो अयान को सबसे ज्यादा डराती थी, क्योंकि इस खामोशी में हर चीज सुनाई देती थी, यहाँ तक कि वे आवाजें भी जिन्हें वह सुनना नहीं चाहता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन के पीछे कुछ लगातार चल रहा है। वह पसीने से लथपथ होने लगा, जबकि हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ों की शाखाओं पर ओस जम चुकी थी। अचानक उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली। वह शायद किसी घर की आग हो सकती थी, या किसी की टॉर्च, या शायद सड़क के किनारे लगे किसी पुराने लैंप से आती मध्यम रोशनी। वह तेज कदमों से उस रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, वह रोशनी बदलने लगी। वह पहले पीले रंग की थी, फिर धीरे धीरे हल्के नीले, फिर गहरे नीले और फिर अचानक काले प्रकाश में बदल गई। अयान रुक गया। काला प्रकाश किसी प्राकृतिक चीज का संकेत नहीं था। वह रोशनी जैसी नहीं थी, बल्कि ऐसा था जैसे किसी अंधेरे की परत को काटकर उसमें से और भी गहरा अंधेरा बाहर निकल रहा हो। अयान का दिल तेज धड़कने लगा। फिर अचानक उस काले प्रकाश के बीच एक आकृति उभरी।
वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसका शरीर आधा दिखाई देता और आधा गायब हो जाता, जैसे वह किसी झिलमिलाती फिल्म के अंदर कैद हो। उसके बाल हवा में नहीं हिल रहे थे, बल्कि हवा का हर झोंका उसके चारों ओर घूमकर उसके शरीर में समा रहा था। उसने अपना चेहरा धीरे धीरे उठाया। उसका चेहरा किसी की तरह नहीं था। वह सिर्फ एक गड्ढे जैसा था, जिसमें 2 गहरी आंखें थीं, जिनमें कोई रोशनी नहीं, कोई पुतली नहीं, बस अनंत सन्नाटा था। जैसे ही वह आकृति पूरी तरह सामने आई, हवा ने अपना हर स्वर खो दिया। जंगल की सारी आवाजें गायब हो गईं। केवल अयान की धड़कनें और उस आकृति की धीमी भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। अयान ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन जैसे ही उसने कदम पीछे किया, वह आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी। वह एक झटके में इतनी नजदीक आ गई कि अयान को उसके सड़े हुए मिट्टी जैसे शरीर की गंध महसूस होने लगी। वह आकृति एक पल को रुकी और अयान के चेहरे के एकदम करीब आकर ठंडी हवा जैसी सांस छोड़ी। वह सांस इतनी सर्द थी कि अयान को लगा उसकी त्वचा जम जाएगी। अयान ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसकी बंद आंखों में वही मकान की दीवारें, वे तस्वीरें, वह औरत और वह चरमराता दरवाजा एक साथ घूमने लगे। उसने खुद को संभालते हुए आंख खोली, लेकिन वह आकृति वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक ऐसा खिंचाव था जैसे वह अयान को कहीं ले जाना चाहती हो। अचानक वह आकृति पीछे मुड़ी और बिना कोई आवाज किए अंधेरे में घुलने लगी। उसका शरीर हवा में धुएं की तरह घुलता गया, लेकिन उसकी आंखें आखिरी क्षण तक अयान को घूरती रहीं, जैसे उसे चेतावनी दे रही हों कि यह मुलाकात अभी खत्म नहीं हुई है। आकृति के गायब होते ही हवा में फिर से आवाजें फैलने लगीं। पहले सरसराहट हुई, फिर पेड़ों की कराह, फिर किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज, और फिर अचानक एक औरत की तेज चीख, जैसे किसी ने उसकी छाती पर पत्थर रखकर आवाज को बाहर निकाला हो। अयान घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन जिसकी ओर वह दौड़ रहा था, वह रास्ता जैसे बदलता जा रहा था। हर मोड़ पर पेड़ अलग दिखते, जमीन की बनावट अलग महसूस होती। ऐसा लगता था जैसे जंगल उसके कदमों के साथ खुद को बदल रहा हो, ताकि वह बाहर न निकल सके। दौड़ते दौड़ते उसके पैर भारी होने लगे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और सिर घूमने लगा। उसे अचानक लगा कि किसी ने उसके बैग की पट्टी पकड़कर खींचा। वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने डर के मारे पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक गहरा काला निशान था, जैसे किसी ने ताजा कोयला रगड़कर एक लंबी लकीर खींच दी हो। वह निशान धीरे धीरे लंबा हो रहा था और उसी लकीर के किनारे किनारे मिट्टी हिलने लगी। अयान पुल पार कर चुका था, लेकिन उसके कदमों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसके पैरों में खुद ब खुद कोई डर दौड़ रहा हो, जो उसे हर पल ये याद दिला रहा था कि रुकना मौत से सामना करने जैसा होगा। जंगल अब पीछे छूट चुका था, लेकिन अंधेरा उससे अभी भी कई गुना भारी होकर चिपका था। रास्ता पतला होता जा रहा था और चारों तरफ एक अजीब सा कोहरा फैलने लगा था। इस कोहरे में एक बदबू थी, जैसे किसी बहुत पुरानी चीज को सड़कर मिट्टी में दबा दिया गया हो। अयान ने अपनी सांस रोकी, लेकिन कोहरे की बदबू उसके नथुनों में घुसते हुए दिमाग तक पहुंचने लगी। उसकी आंखें जलने लगीं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह जानता था कि पीछे पलटकर देखने की हिम्मत अगर उसने एक बार भी कर ली तो वह फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। रास्ते के किनारे एक टूटी हुई बेंच पड़ी थी, जिस पर किसी ने पुराने खून से जैसे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोहरे की वजह से शब्द साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। अयान ने नजरें हटाईं, क्योंकि उसे महसूस होने लगा कि वह टूटी बेंच उसे घूर रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि बेजान चीजें भी किसी को घूर सकती हैं, लेकिन आज इस रात हर चीज जिंदा लगने लगी थी। हवा में दूर कहीं किसी लोहे के चेन के घिसटने की आवाज गूंजी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि किसी दूसरे समय में शायद वह सुनाई भी नहीं देती, लेकिन इस सन्नाटे भरी रात में वह आवाज किसी दैत्य के कदमों जैसी भारी लग रही थी। अयान ने थोड़ा आगे जाकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी बाईं ओर से जंगल जैसा अंधेरा फैलने लगा।
यह अंधेरा कोहरे से अलग था। यह किसी छाया जैसा नहीं, बल्कि किसी जीवित चीज जैसा लगता था जो जमीन से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अयान ने खुद को पीछे खींचा और दौड़ने लगा, लेकिन जितना वह दौड़ता उतनी ही तेजी से वह अंधेरा भी उसके पीछे बढ़ता। वह कोई साधारण छाया नहीं थी, उसमें एक तरह की चमक थी, एक ऐसी चमक जो अंधेरे में मौजूद आत्माओं के रूपों को चीरती हुई सामने आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने रात से भी गहरा रंग निकालकर उसे इस जमीन पर फैला दिया हो। अचानक अयान के पैरों के नीचे की जमीन नरम होने लगी। उसने नीचे देखा तो एहसास हुआ कि वह किसी घास पर नहीं, बल्कि किसी काले पिघले हुए कीचड़ पर खड़ा था। वह कीचड़ हिल रहा था, जैसे किसी सांस लेती चीज की सतह हो। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। कीचड़ ने उसके पैर पकड़ लिए। पहले सिर्फ एक हल्की सी पकड़, लेकिन धीरे धीरे वह मजबूत होने लगी। अयान ने घबराकर जोर लगाया, लेकिन कीचड़ उसकी टांगों को और भीतर खींचने लगा। उसका शरीर घुटन महसूस करने लगा, क्योंकि उसे साफ सुनाई दे रहा था कि उस कीचड़ के भीतर कुछ फुसफुसा रहा है। वह फुसफुसाहट इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे हजारों मरी हुई आत्माएं जमीन के भीतर से अपनी उंगलियां ऊपर निकालकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। अयान चीखा, लेकिन उसकी आवाज घने कोहरे में घुलकर दब गई। उसने खुद को जोर से पीछे की ओर फेंका और जमीन पर लुढ़क गया। कीचड़ ने उसके जूते का निचला हिस्सा खींच लिया था और उसे इतनी ताकत से पकड़ा था कि उसका जूता वहीं फंस गया। अयान नंगे पैर ही दौड़ने लगा। पीछे से कीचड़ के भीतर से एक झटकेदार आवाज आई, जैसे किसी बड़े जानवर ने चीख कर दहाड़ मारी हो। अयान ने दोबारा पीछे नहीं देखा। कुछ देर बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां कोहरा कुछ कम था, लेकिन हवा में भारीपन अभी भी था। उस खुली जगह के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कुएं की दीवारें आधी टूटी हुई थीं और उसके चारों ओर काले दाग थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने आग की लपटों में एक बार इसे जलाने की कोशिश की हो। अयान लगभग बेहोशी के करीब था, लेकिन उसकी नजर कुएं पर टिकी रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे कुएं के भीतर किसी ने अभी अभी अपना चेहरा दिखाया हो। उसने ध्यान से देखा, लेकिन कुएं के अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक कुएं के भीतर से एक छोटी सी आवाज आई। यह आवाज एक बच्ची की थी। वह बहुत धीमे रो रही थी, ऐसा रोना जिसमें बेबसी और दर्द दोनों थे। अयान का दिल कांप गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस रात में एक बच्ची इस वीरान जगह में कैसे हो सकती है। वह सावधानी से कुएं के पास गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे कुएं के अंदर से किसी के नाखूनों के पत्थर पर रगड़ने की आवाज आई। वह आवाज इतनी भयानक थी कि अयान को लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की कील ठोंक दी हो। उसने नीचे झांका। पहले कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक दो चमकती आंखें कुएं के भीतर से ऊपर की ओर उठने लगीं। ये इंसानी आंखें नहीं थीं। इनमें कोई सफेदी नहीं थी। ये दो काले गहरे गड्ढे थे जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। अयान घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन इसकी जगह एक और आवाज कुएं से आने लगी। इस बार यह आवाज किसी औरत की थी और वह हंस रही थी। वह हंसी किसी टूटी हुई धातु पर लात मारने जैसा तेज और खुरदरा एहसास देती थी। फिर कुएं के अंदर से किसी चीज ने जोर से पत्थर की दीवार पर हथेली मारी, इतनी ताकत से कि दीवार में दरार पड़ गई। अयान भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। कुएं के भीतर से अचानक एक काली परछाई बाहर छलांग लगाकर निकली। उसका पूरा शरीर धुएं से बना हुआ था, लेकिन उसकी उंगलियां असली थीं। लंबे काले नाखून जिनके सिरों पर सूखे खून के धब्बे जमे हुए थे। वह छाया हवा में तैरते हुए सीधे अयान के सामने आकर रुक गई। उसके चेहरे का आकार किसी औरत जैसा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह मिटा हुआ था। सिर्फ एक खाली सपाट जगह। कोई आंख नहीं, कोई नाक नहीं, कोई होंठ नहीं। अयान को ऐसा लगा जैसे वह चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर झुक रहा हो। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि अयान के चेहरे पर बारीक बर्फ जमने लगी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया था। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रात उस पुराने बसावट वाले जंगल में पहले से कहीं ज्यादा भारी उतर आई थी।
अरमान और मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी अब उनके खिलाफ साजिश कर रही हो। हर पेड़ की शाख किसी अनजानी भाषा में फुसफुसाती मालूम होती थी और जमीन पर गिरते सूखे पत्तों की आवाज में अब एक अजीब सिहरन शामिल हो चुकी थी। भाग 5 की घटनाओं के बाद उनके जहन में जो डर बैठ गया था वह अभी भी पूरी तरह से उतरा नहीं था, बल्कि और गहरा हो चुका था। अरमान बार बार पीछे मुड़कर देखता, उसे लगता कोई छाया लगातार उनका पीछा कर रही है, लेकिन हर बार मुड़ने पर सिर्फ स्थिर पेड़ दिखते, मानो वे उसके देखने भर से ठिठक जाते हों। मीरा की सांसें अस्थिर थीं और वह अपने कांपते हाथों को किसी तरह स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके दिल की धड़कनों की बेकाबू रफ्तार, उसके चेहरे की सूनी सफेदी सब बयां कर रही थी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहराई में बढ़ रहे थे, हवा में गंध और भी अजीब होती जा रही थी। सूखेपन और पुरानी मिट्टी की महक के साथ एक बासी सड़ांध भरी बदबू भी शामिल थी, जो मानो कहीं गहरे से निकल रही हो और हर झोंके में उनके नथुनों में चुभकर भीतर तक उतर जाती थी। अरमान को लग रहा था जैसे यह किसी पशु की नहीं, बल्कि किसी बहुत पुरानी और अनजानी चीज की गंध है। मीरा ने एक बार डरते डरते अरमान का हाथ पकड़कर पूछा कि क्या उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन लौटने का रास्ता उतना ही अनिश्चित और खतरनाक लग रहा था जितना आगे का। ऐसा लगता था जैसे जंगल ने उनके पीछे का रास्ता निगल लिया हो। वे चाहे जितनी कोशिश करते, उन्हें वही पुराने पेड़ और वही मुड़ी तुड़ी झाड़ियां दिखती जो उन्हें आगे ही धकेलती चली जा रही थीं। कुछ देर चलते रहने के बाद उन्हें दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी किसी लालटेन या मशाल जैसी नहीं थी, बल्कि टूटे तारे की झिलमिलाहट या किसी आग की धीमी चमक जैसी लग रही थी। वह रोशनी कुछ पल दिखती, फिर जैसे किसी हाथ ने उसे ढंक लिया हो, वैसे अचानक गायब हो जाती। अरमान को यह भ्रम लग रहा था कि शायद उनकी थकी आंखें खेल कर रही हैं, पर मीरा ने भी धीमी आवाज में कहा कि उसने भी वही रोशनी देखी है। यकीन होते ही दोनों के भीतर का डर एक नए शक में बदल गया। क्या कोई और भी इस जंगल में है, या फिर वही अजीब परछाई जो भाग 5 में उनसे टकराई थी अब उन्हें अपने जाल की ओर खींच रही है। अरमान ने मीरा को चुप रहने का इशारा किया और दोनों बेहद सतर्क होकर आगे बढ़े। रोशनी अब थोड़ी और स्पष्ट दिखने लगी। उसके आसपास का अंधेरा जैसे उससे सिमटकर दूर हट रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हरकत भी थी, जैसे वह रोशनी खुद ब खुद सांस ले रही हो। पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह रोशनी किसी छोटे पत्थर के टीले पर टिकी थी, जो काई और सूखे घास से ढका हुआ था। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब रोशनी के आसपास जमीन पर कई निशान मिले। वे किसी जानवर के पैरों के नहीं थे, बल्कि किसी लंबे टेढ़े मेढ़े हाथों के गहरे खिंचे हुए निशान थे, मानो किसी ने उंगलियों से मिट्टी को इतनी जोर से चीर दिया हो कि धरती तक काली पड़ गई हो। मीरा ने पीछे हटते हुए डर के मारे अरमान का हाथ कसकर पकड़ा। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होंठ कांपने लगे और आवाज गले में अटक गई। अरमान ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस रोशनी के पास कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक हवा ने जैसे अपना रूप बदल लिया। उस रोशनी के चारों तरफ एक ठंडी लहर सी फैल गई, जो धीरे धीरे उनके पैरों से लिपटकर ऊपर चढ़ने लगी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ लिया हो। मीरा जोर से चीखी, लेकिन आवाज हवा में घुलकर दब सी गई। अरमान को लगा जैसे किसी ने उसका गला हल्के से दबाया हो। वह पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अचानक उस रोशनी में एक तेज झिलमिलाहट हुई और जंगल का वह हिस्सा कुछ पल के लिए दूधिया सफेदी से भर गया। उसी रोशनी में उन्होंने कुछ देखा जो उनके दिल की धड़कनों को लगभग रोक देने के लिए काफी था। रोशनी के केंद्र में एक चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था। वह इंसानी चेहरा नहीं था, बल्कि किसी ऐसे प्राणी का था जिसका अस्तित्व होना संभव नहीं लगता। आंखें गहराई तक ढंसी हुई, मगर भीतर से लाल चमकती। होंठ नहीं, सिर्फ एक दरार सी जो किसी फटे कपड़े की तरह दोनों ओर खींची हुई थी, और उससे निकलने वाली अजीब सी रेत जैसी सांसें हवा में मिलते ही गंध को और भी जहरीला बना रही थी। चेहरा किसी भी भाव से खाली था, फिर भी उसमें एक ऐसा खौफ छिपा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
मीरा ने अरमान का हाथ झटके से खींचा और दोनों किसी तरह उस जगह से दूर भागने लगे। पीछे से हवा में कोई भारी सी चीज घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लंबी हड्डी जमीन पर रगड़ती हुई उनके पीछे चल रही हो। हर कदम पर ऐसा लगता था कि वह प्राणी अब बस कुछ ही इंच दूर है। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगीं, मानो उन्हें पकड़कर रोकना चाहती हों। जमीन भी अब नरम और गहरी लगने लगी, जैसे हर कदम पर वे उसमें धंसते चले जा रहे हों। कुछ देर भागने के बाद वे एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जो पहले कभी नहीं दिखा था, लेकिन उस रास्ते ने भी उन्हें राहत नहीं दी। उस पर पड़े पैरों के निशान साफ बता रहे थे कि वे अकेले नहीं हैं। निशान किसी इंसान के जैसे थे, पर बहुत लंबे, असामान्य रूप से चौड़े और गहरे ढंसे हुए। ऐसा लगता था कि कोई भारी चीज उस रास्ते पर चली है। वे दोनों रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, पर आगे बढ़ने की हिम्मत भी डर के कारण कमजोर पड़ रही थी। उनके दिलों की धड़कनें इतनी तेज थीं कि शायद अंधेरा भी उन्हें सुन सकता था। अचानक कहीं दूर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी जो भाग्य 5 में उन्होंने सुनी थी। लेकिन इस बार वह फुसफुसाहट धीमी नहीं, बल्कि बहुत करीब थी। इतनी करीब कि उन्हें लगा वह किसी पेड़ के पीछे छिपी है, या शायद उनके ठीक बगल में हवा में तैर रही है। वह फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी और उसके शब्द समझ नहीं आते थे। जंगल की वह अंतहीन काली गहराई अब अरमान और मीरा के लिए किसी कैद खाने की तरह बन चुकी थी। अंधेरा इतना घना था कि उन्हें अपने ही कदमों की दिशा का भरोसा नहीं रहा। भाग 6 में जिस भयावह चेहरे की झिलमिलाती छवि उन्होंने उस रहस्यमयी रोशनी में देखी थी, उसकी याद अब भी उनके दिमाग में किसी खुरदुरे पंजे की तरह चलती रहती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वह चेहरा उनके पीछे नहीं, बल्कि अब उनके भीतर कहीं गूंजता हो, उनके दिल की धड़कनों को नियंत्रित करता हो, उनके सांसों की गति तय करता हो। मीरा का हाथ कांपना बंद नहीं हुआ था और अरमान की आंखें हर दिशा में उसी छाया की तलाश में लगी थीं, मानो वह कहीं भी अचानक टूटकर उन पर गिर सकती हो। जंगल अब मात्र पेड़ों का समूह नहीं लगता था। उनकी शाखाएं मानो किसी मृत जीव की उंगलियों की तरह मुड़ी टुड़ी, उलझी हुई और जीवित जान पड़ती थीं। वे हवा की सामान्य चाल से नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी धड़कन से हिलती थीं, जैसे जंगल की अपनी कोई सांस हो। मिट्टी की नमी बढ़ती जा रही थी और हर कदम पर पैर जरा सा ढंस जाते, मानो जमीन उन्हें नीचे की ओर खींचने को आतुर हो। दूर कहीं कोई टूटते पत्थर की आवाज गूंज उठी, फिर अचानक शांत हो गई, जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। हर आवाज, हर सरसराहट का अपना वजन था जो उनके डर को और बढ़ाता चला जा रहा था। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पेड़ एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे कि उनके बीच की जगह सिर्फ उतनी थी जितनी एक इंसान बमुश्किल निकाल सके। वह जगह किसी प्राकृतिक रास्ते जैसी नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर पेड़ों को इस तरह मोड़ा हो ताकि एक बंद गलियारा बनाया जा सके। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी, जैसे किसी कब्र का मुंह हो। जैसे ही दोनों उस तंग रास्ते में उतरे, उन्हें महसूस हुआ कि पीछे से पेड़ों की शाखाएं हल्का सा खिसककर रास्ते को और संकरा कर रही हैं। मीरा ने हल्के से अरमान की पीठ पर हाथ रखा, मानो उसे रोकना चाह रही हो, लेकिन आगे बढ़ना मजबूरी थी, क्योंकि पीछे का अंधेरा अब एक जीवित, चलती हुई चीज जैसा महसूस होने लगा था। कुछ कदम बाद हवा में एक अलग तरह की बदबू फैलने लगी। ये गंध इतनी सड़ी हुई थी कि लगता था जैसे किसी जंगली जानवर का शव महीनों से वहीं पड़ा सड़ रहा हो, लेकिन वह गंध आसपास कहीं नजर नहीं आती थी। पेड़ों की जड़ों के बीच कई जगह मिट्टी उखड़ी हुई थी और उसमें किसी भारी चीज को घसीटकर ले जाने के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अदृश्य जीव इन रास्तों पर घूमता रहता हो और अपनी भारी देह को हर जगह रगड़ता हुआ आगे बढ़ता हो। वह कल्पना ही उनके खून को सर्द कर देने के लिए काफी थी। अचानक मीरा को लगा कि उसके कंधे पर फिर वही बर्फीला स्पर्श हुआ है जिसे वे भाग 6 में महसूस कर चुके थे। वह झटके से मुड़ी, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। उसकी आंखें कुछ पल तक उस कालेपन में चिपकी रहीं, मानो कोई आकृति उसकी नजरों के ठीक पीछे छिपी खड़ी हो।
उसने डर के मारे अरमान के करीब आकर खुद को संभाला, पर इससे पहले कि वे आगे का कोई रास्ता तय कर पाते, उन्हें एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो पहले भी उन्हें परेशान करती आई थी। फुसफुसाहट इस बार बिल्कुल साफ लग रही थी, मानो कोई उनके कानों में खड़ा होकर किसी भाषा में धीरे धीरे बोल रहा हो, जो न पूरी इंसानी थी न पूरी जानवर जैसी। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनमें एक खतरनाक ठंडक थी जो उनकी रूह तक को जकड़ रही थी। फुसफुसाहट अचानक तेज हुई और फिर क्षण भर में गायब हो गई। इसके साथ ही हवा का रुख बदला और पेड़ों की शाखाएं एक ही दिशा में झुक गईं, जैसे किसी भारी चीज ने उन पर दबाव डाला हो। तभी उन्होंने देखा कि उनके आगे का रास्ता धीरे धीरे खुल रहा है। पेड़ों के बीच की जगह बढ़ने लगी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें अलग धकेल दिया हो। और जब रास्ता खुला तो सामने एक खुला मैदान दिखा, जो शायद सदियों से इंसानी पैरों से अछूता रहा होगा। उस मैदान के बीच एक पुराना टूटा हुआ कुआं था। कुएं की दीवारें आधी ढही हुई थीं और उसमें कोई पानी नहीं था। उसकी गहराई में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा भरा हुआ था। अंधेरा इतना काला कि लगता था जैसे वह कोई गड्ढा नहीं, बल्कि किसी और दुनिया का मुंह हो। अरमान और मीरा ने कुछ पलों तक उस कुएं को देखते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि यह साधारण कुआं नहीं है। इसकी सतह पर उभरी पुरानी रेखाएं किसी तरह के चिन्हों जैसी लगीं, जिन्हें सावधानी से देखने पर पता चलता कि वे किसी प्राचीन भाषा के निशान हैं। वे निशान ऐसे दिखते थे मानो किसी ने नाखूनों से पत्थर को चीर कर बनाए हों। कुएं के आसपास की मिट्टी पर भी ऐसे ही खरोंचों के अनगिनत निशान थे, जो बताते थे कि यह जगह किसी भयानक उपस्थिति का ठिकाना रही है। तभी कुएं की गहराई से एक धीमी, लंबी, खिंची हुई सांस जैसी आवाज आई। वह आवाज इतनी गहरी थी कि लगा जैसे हवाओं का पूरा बोझ किसी चीज ने खींच लिया हो। मीरा पीछे हट गई और उसका शरीर डर से कांप रहा था। अरमान ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी धड़क रही है, जैसे कुएं के नीचे कोई विशाल चीज सांस ले रही हो और उसकी सांसों की लय धरती को तक हिला रही हो। फिर अचानक उसी कुएं के मुंह से एक फुसफुसाहट उभरी। इस बार वह आवाज किसी फटी हुई पुरानी गूंज जैसी थी, जो दूर से आती नहीं बल्कि हर दिशा से एक साथ बाहर निकलती थी। फुसफुसाहट धीरे धीरे बढ़ी और देखते ही देखते वह आवाज एक चीख जैसी बन गई, इतनी तेज कि पूरे जंगल में गूंज उठी और पक्षी, झाड़ियां, पत्ते सब अचानक कांप उठे। लेकिन उसी समय एक और अजीब चीज होने लगी। कुएं के मुंह से काली धुंध उठने लगी, जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह धुंध पहले एक धागे की तरह घूमी, फिर एक लहर में बदल गई और कुछ ही पलों में एक विशाल, मुड़ी टूड़ी परछाई का रूप ले लिया। वह परछाई जमीन पर टिके बिना हवा में तैर रही थी। उसका रूप इंसानी था। कुएं के पास से भागने के बाद अरमान और मीरा की सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि उन्हें लगा जैसे हवा भी उनके लिए कम पड़ रही हो। जंगल की खामोशी अब पहले जैसी शांति नहीं दे रही थी, बल्कि हर पेड़, हर झाड़ी और हर छाया उनके पीछे लगी किसी अदृश्य ताकत की तरह महसूस हो रही थी। दोनों तेजी से आगे बढ़ते रहे, बिना यह समझे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं, बस इतना जानकर कि पीछे मुड़ना अब मौत को गले लगाने जैसा होगा। जमीन की नमी उनके जूतों और कपड़ों में चिपक रही थी और हवा में अभी भी कुएं की उस भयानक परछाई की चीख की गूंज तैर रही थी। मीरा की आंखों में वह लाल चमक आज भी तैर रही थी जो उस परछाई की आंखों में झलकी थी। अरमान ने उसे संभालने की कोशिश तो की, लेकिन खुद उसके दिल में एक अनकहा भय गहराई तक समा चुका था। जंगल का रास्ता जैसे जैसे घना होता गया, रात और भारी लगने लगी। पेड़ों के बीच अब कोई सितारा या चांद की रोशनी भी नहीं घुस पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे जमीन, हवा और आकाश सब किसी काली पट्टी से ढक गए हों। चलते चलते अचानक मीरा का पैर किसी ठोस चीज से टकराया और वह लगभग गिर पड़ी। अरमान ने उसे संभाला और जब उन्होंने नीचे देखा तो वह कोई पेड़ की जड़ नहीं बल्कि पत्थर की एक सीढ़ी थी। दोनों ने हैरानी से ऊपर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि सामने कोई विशाल ढांचा खड़ा है जो अंधेरे में अपनी ऊंची आकृति छिपा रहा था। यह कोई साधारण मकान नहीं था।
इस जगह की हवा भी अलग लग रही थी, जैसे समय यहाँ रुका हुआ हो या किसी अदृश्य चीज ने उसकी सारी ऊर्जा चूस ली हो। अरमान ने हाथ बढ़ाकर दीवार को छुआ। पत्थर ठंडा नहीं बल्कि असामान्य रूप से बर्फ जैसा जमे हुए तापमान का था, मानो सदियों से किसी ने उसे धूप में भी न रखा हो। दोनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और अंधेरे में एक बड़े लकड़ी के द्वार के सामने आ खड़े हुए। यह लकड़ी भी साधारण नहीं लग रही थी, जैसे किसी कब्र के ताबूत से निकाली गई लकड़ी हो जिसे समय ने खुरच कर काला कर दिया हो। दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं था, पर जैसे ही दोनों करीब पहुंचे वह खुद ब खुद एक गहरी कराह के साथ खुलने लगा, जैसे उसकी लकड़ी किसी दर्द के साथ फट रही हो। अंदर कदम रखते ही एक बदबूदार हवा की लहर दोनों से टकराई। यह गंध ऐसी थी जिसे इंसान ठीक से पहचान भी नहीं सकता था। न यह मृत जानवरों की गंध थी, न सड़ी हुई मिट्टी की, बल्कि किसी ऐसी चीज की जो कभी जीवित ही नहीं थी, फिर भी मरती भी नहीं। अंदर की रोशनी अत्यंत क्षीण थी और दीवारों पर लगे पुराने लालटेन खुद अपने ही प्रकाश से डरते हुए झिलमिला रहे थे। हवा में धूल के महीन कण तैर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह घर न केवल पुराना है बल्कि बहुत लंबे समय से अपने अंदर किसी रहस्य को बंद किए बैठा है। कुछ कदम अंदर जाते ही दोनों को महसूस हुआ कि दीवारें उन पर नजरें गड़ाए हुए हैं। यह सिर्फ डर की वजह से हुआ भ्रम नहीं था। दीवारों पर लगी पुरानी काई के बीच उन्हें कई जगह हल्के उभरे हुए निशान दिखे, जैसे आकृतियां हों, जैसे चेहरे हों। वे चेहरे अधूरे थे, किसी में आधी नजरें थीं, किसी का एक गाल गायब था, किसी की ठुड्डी, लेकिन उनमें एक साझा बात थी। सबके होंठ स्पष्ट रूप से खुले हुए थे, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों, कुछ पुकारना, लेकिन आवाज कहीं अटक गई हो। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए वे चेहरे और स्पष्ट होते गए। मीरा की सांसें तेज हो गईं और उसने अरमान का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि कमरे की पहली दीवार पर लगभग 50 चेहरे उकेरे हुए थे, दूसरी पर 100 और तीसरी दीवार पर तो इतने चेहरे थे कि उन्हें गिनना भी असंभव था। हर चेहरा एक कहानी कहता था, किसी पुराने भय की, किसी चीख की, किसी अनकहे अंत की। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वे चेहरे सिर्फ चित्र या नक्काशी नहीं थे। कुछ चेहरों की आंखों के अंदर हल्की नमी झलमला रही थी, जैसे वे वास्तविक हों। अचानक दूर की दीवार से एक हल्की आवाज आई। ये आवाज किसी नाखून के दीवार पर घिसटने जैसी थी, पतला, लंबा और बेहद असहज कर देने वाला। अरमान ने उस दिशा में ध्यान से देखा। दीवार पर एक चेहरा धीरे धीरे हिल रहा था। मीरा ने डर के मारे सांस रोक ली। चेहरा पहले हल्का सा ढंसा, फिर बाहर उभरने लगा। ऐसा लगता था जैसे कोई इंसान दीवार के भीतर फंसा हुआ हो और बाहर निकलने के लिए जूझ रहा हो। उसकी आंखें पहले बंद थीं, पर कुछ ही क्षण में वे अचानक खुल गईं और ऐसा खुला कि पलकें जैसे किसी तेज दबाव से फटी हों। उन आंखों में एक ऐसा शून्य था जिसमें डर का अंत समा जाता हो। मीरा पीछे हटते हुए किसी चीज से टकराई और मुड़कर देखा तो वहां एक और बड़ा कमरा था। ये कमरा पिछले कमरों से बिल्कुल अलग था। यहाँ कोई नक्काशी नहीं, कोई धूल नहीं, कोई टूटे फर्नीचर के ढेर नहीं। ये कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन इसकी चारों दीवारों पर असंख्य पुराने, धुंधले, पीले पड़े फोटोग्राफ टंगे थे, इतने कि दीवार का असली रंग भी दिखाई नहीं देता था। अरमान ने करीब जाकर देखा। हर तस्वीर में कोई न कोई इंसान था, लेकिन कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था। हर व्यक्ति की आंखों में बेहद गहरा डर था, जैसे वे किसी अनहोनी के ठीक पहले खड़े हों। तस्वीरों में किसी की आंखें लाल थीं, किसी की पुतलियां गायब, किसी का चेहरा आधा धुंधला, जैसे उसे मिटा दिया गया हो। मीरा की नजर एक विशेष तस्वीर पर अटक गई। यह तस्वीर बाकी तस्वीरों से अलग थी। इसमें एक लड़की थी जिसका चेहरा बहुत ही साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बेहद खाली थीं। ऐसा लगता था जैसे वह सीधे कैमरे से नहीं बल्कि किसी अदृश्य चीज की ओर देख रही हो जो उसके पीछे खड़ी थी। अरमान को लगा कि तस्वीर के पीछे कोई हल्का सा साया है, पर जितना वह ध्यान से देखने की कोशिश करता, साया उतना धुंधला होता जाता। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कमरे की हवा को पूरी तरह बदल दिया। दीवारों पर लगी सभी तस्वीरें एक साथ हल्के हल्के हिलने लगीं।
उनकी कागजी सतहें हल्की हवा से फड़फड़ाने लगी। उस शांत दोपहर से शुरू होता है जब हवा में हल्की सी ठंडक थी और आसमान पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ बादलों को धीरे से एक तरफ सरकाकर नीले विस्तार को निहारने के लिए जगह बना रहा हो। उस दिन वातावरण में एक अनोखी स्थिरता थी, जैसे प्रकृति स्वयं अपने भीतर कोई गहरी तैयारी कर रही हो। इसी शांत माहौल के बीच कहानी का हर पात्र अपने भीतर ऐसी हलचल महसूस कर रहा था जिसका कारण वे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। समय जैसे धीमा हो चुका था और हर चीज अपने सामान्य रूप से कुछ अलग चल रही थी। दूर कहीं से आती पत्तों की सरसराहट भी उस दिन कुछ अधिक तीखी सुनाई दे रही थी, जैसे हवा पेड़ों से नहीं बल्कि पात्रों के मन से गुजर रही हो। यह वह समय था जब बाहरी शांति के पीछे एक आंतरिक तूफान जन्म ले रहा था और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनके जीवन किस दिशा में मुड़ने वाले हैं। उस दिन राहुल अपने घर की दहलीज पर बैठा काफी देर से एक ही दिशा में देख रहा था, पर उसकी आंखें वहां नहीं थीं जहां उसकी दृष्टि जा रही थी। वह भीतर की उलझनों में खोया था। बीते दिनों की घटनाएं उसे लगातार घेरे रहती थीं। कभी उसे लगता कि वह उन सब में खुद को खो चुका है, तो कभी उसे लगता कि शायद इन घटनाओं ने ही उसे नई दिशा दी है। उसके भीतर चल रहा द्वंद्व किसी शांत नदी की सतह के नीचे बहती तेज धारा जैसा था, जिसे सतह पर खड़े होकर कोई भी देख नहीं सकता था। राहुल जानता था कि उसके सामने जो रास्ता खुलने वाला है वह आसान नहीं होगा, लेकिन उस राह पर चलने की एक अनकही मजबूरी उसके भीतर गहराती जा रही थी, मानो उसकी आत्मा उससे कुछ कहना चाहती हो और वह शब्दों के बिना भी उसे सुन पा रहा हो। उधर गांव के बाकी लोग भी अजीब सी बेचैनी में घिरने लगे थे। किसी को स्पष्ट कारण नहीं पता था, पर ऐसा लगता था जैसे हवा में ही कोई अनदेखा भार है जो लोगों की सांसों को भारी बना रहा है। कुछ बुजुर्गों ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि मौसम बदलने वाला है, लेकिन यह बेचैनी मौसम की नहीं बल्कि समय के बदलने की थी। समय जब करवट लेता है तो वह केवल घड़ी की सुई को नहीं हिलाता, वह लोगों के जीवन के प्रवाह को भी बदल देता है। और यही परिवर्तन इस दिन धीरे धीरे अपने आकार ले रहा था। शाम होते होते आसमान में हल्का लाल रंग फैल गया था। सूर्य की किरणें मानो धरती को आखिरी बार छूकर विदा ले रही थीं। इसी लाली में एक अजीब सा संकेत छिपा था, जिसे पात्र महसूस तो कर रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। राहुल जब अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि उसकी पुरानी डायरी मेज पर खुली पड़ी है, जबकि वह सुबह उसे बंद करके रख कर गया था। हल्के से डर और जिज्ञासा के बीच उसने धीरे से डायरी उठाई और पन्ने पलटता गया। एक पन्ने पर उसे वही पंक्ति दिखाई दी जिसे उसने महीनों पहले लिखा था, पर उसके लिखे जाने का उद्देश्य वह खुद भूल चुका था। पंक्ति थी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वही होते हैं जब व्यक्ति स्वयं को पहचानने लगता है, और जिस दिन उसे यह पहचान मिल जाती है उसी दिन उसका असली सफर शुरू होता है। यह पंक्ति पढ़ते ही उसे एहसास हुआ कि शायद अब वही समय आ चुका है जब उसे तय करना होगा कि वह किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। डायरी बंद करने के बाद राहुल ने महसूस किया कि कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां से अभी अभी गुजरी हो। उसने दरवाजे की ओर देखा, फिर खिड़की की ओर, पर सब कुछ सामान्य था। शायद उसका मन ही ऐसी अनुभूति करा रहा था, लेकिन वह यह भी जानता था कि कुछ चीजें केवल मन की कल्पना नहीं होती। कुछ अनुभूतियां हवा की तरह होती हैं, दिखती नहीं पर महसूस होती हैं। कमरे से बाहर निकलते हुए उसके कदम खुद ब खुद गांव के किनारे उस पुराने कुएं की ओर बढ़ने लगे जहां बचपन में वह अक्सर खेलने जाया करता था। उसे खुद समझ नहीं आया कि वह वहां क्यों जा रहा है, पर उसके भीतर कोई आवाज उसे खींचती जा रही थी। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसे जमीन पर कुछ निशान दिखे जो उसे पहले कभी नजर नहीं आए थे। वे किसी जानवर के पंजों जैसे थे, पर आकार इतने बड़े थे कि वे किसी साधारण जानवर के नहीं हो सकते थे। राहुल ने झुककर उन निशानों को छुआ और एक अजीब सी ठंडक उसकी उंगलियों में उतर गई। वह समझ नहीं पाया कि यह साधारण ठंडक थी या कुछ और, पर इतना तय था कि ये निशान किसी असामान्य घटना की ओर इशारा कर रहे थे।
आसपास झाड़ियों में हल्की खड़खड़ाहट हुई, लेकिन जब उसने देखा तो कुछ नहीं था। पर उसके भीतर एक गहरी सनसनी फैल चुकी थी। रात के समय गांव पर एक अनोखी चुप्पी उतर आई। घरों से आती रोशनी भी उस रात कुछ फीकी लग रही थी, जैसे दिए की लौ हवा के डर से खुद को छोटा कर लेती है। राहुल अपने कमरे में बैठा सोचता रहा कि यह सब मात्र संयोग है या फिर कोई अदृश्य कहानी उसके जीवन के साथ चल रही है। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं, लेकिन मन जागता रहा। नींद और जागरण की सीमा पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। यह आवाज वास्तविक थी या स्वप्न, वह नहीं जानता था, पर वह आवाज इतनी गहरी, इतनी खिंचाव भरी थी कि उसने असहजता के बावजूद उसे सुनने की कोशिश की। जब उसने ध्यान लगाया तो उसे लगा कि वह आवाज दूर के जंगलों से आ रही है। शब्द स्पष्ट नहीं थे, पर उनमें एक आग्रह था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राहुल ने महसूस किया कि यह आवाज उसके भीतर किसी भूली हुई स्मृति को छू रही है। ऐसी स्मृति जिसे वह कब का भूल चुका था, लेकिन जो अब फिर से जीवित होने की कोशिश कर रही थी। रात के अंधेरे में उसके भीतर चल रही यह खींचातानी गहरी होती चली गई। वह उठकर खिड़की तक गया और बाहर झांकने लगा। गांव सो चुका था, रास्तों पर कोई भी नहीं था, पर जंगल की ओर देखकर उसे साफ लगा कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे वहीं जाने का संकेत दे रहा है। उस रात वह जाने का साहस नहीं कर पाया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि अगले दिन वह किसी भी कीमत पर उस आवाज की सच्चाई को समझेगा। उस सुबह से होती है जो दिखने में बिल्कुल साधारण थी, लेकिन उसके भीतर छिपी हलचल इतनी गहरी थी कि उस दिन की हवा तक कुछ बेचैनी लिए चल रही थी। राहुल पिछली रात की घटनाओं और यादों से भरा हुआ जागा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो उसके भीतर कोई नई शक्ति जन्म ले चुकी हो, या शायद वह अचानक किसी ऐसी राह पर खड़ा हो गया था जिसके बारे में उसे खुद भी कोई पूरी समझ नहीं थी। मन में उठ रहे सवालों की भीड़ उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने महसूस किया कि जितना वह इन घटनाओं से बचने की कोशिश करता, उतनी ही तीव्रता से वही घटनाएं उसे अपनी ओर खींचती चली जाती, जैसे कोई अनदेखा आकर्षण उसके आसपास बुन रहा हो और वह उस जाल से बाहर नहीं निकल सकता। उसने खुद को आईने में देखा तो पाया कि उसकी आंखों के नीचे हल्के काले धब्बे बन गए थे, परंतु उन धब्बों के पीछे एक दृढ़ निश्चय भी था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह निश्चय उसी आवाज से आया था जो रात भर उसके भीतर गूंजती रही थी और जो उसे जंगल की ओर बुलाती रही थी। नाश्ता करते समय वह बार बार खिड़की से बाहर झांकता, मानो देखना चाहता हो कि कहीं वह आवाज फिर से उसे पुकार रही है या नहीं। गांव की व्यवस्था सामान्य थी। लोग खेतों की ओर जा रहे थे, घरों से सुबह की गतिविधियों की आवाजें आ रही थीं और बच्चे स्कूल की ओर निकल चुके थे। पर राहुल को लगता था कि यह सामान्यता सिर्फ ऊपर से है, अंदर कहीं न कहीं सब कुछ बदल चुका है। उसे याद आया कि बचपन में जब भी कोई बड़ी बात होने वाली होती, उसकी दादी कहती थी कि मन बिना कारण बेचैन नहीं होता। मन आने वाले समय की आहट सबसे पहले सुन लेता है। उस समय वह इस बात को बाल्य कल्पना समझकर अनसुना कर देता था, पर आज उसे यह वाक्य किसी भविष्यवाणी की तरह सच लगता था। वह बगैर किसी देरी के उस पुराने कुएं की ओर निकल पड़ा जहां पिछले दिन उसने वे अजीब पंजों जैसे निशान देखे थे। रास्ते में हवा कुछ अलग सी थी, पत्तों की आवाज आज कुछ भारी लग रही थी, जैसे हवा भी किसी रहस्य को ढोते ढोते थक गई हो। जब वह कुएं तक पहुंचा तो उसने हैरानी से देखा कि वे निशान गायब थे। मिट्टी समतल थी, जैसे किसी ने रात में जानबूझकर उन निशानों को मिटा दिया हो। यह देखकर उसकी रीढ़ में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। वह झुककर जमीन को ध्यान से देखने लगा, पर सच में वहां कोई निशान नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह प्राकृतिक है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। उसके भीतर कहीं यह डर बढ़ने लगा कि वह अकेला इस रहस्य का साक्षी बन रहा है। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा फिर से तेज हुई और कुछ पत्ते उसके पैरों के पास गिरकर सरसराने लगे। उसने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसे अगले कदम के लिए तैयार होना होगा। कुएं से जंगल तक का रास्ता बचपन में सहज लगता था,
पर अब हर पेड़, हर झाड़ी उसे जैसे किसी अनकहे प्रश्न की तरह नजर आने लगी थी। पेड़ों के बीच हल्की हल्की रोशनी छनकर जमीन पर गिरती और पैटर्न बनाती, जो चलते समय उसके पैरों के नीचे टूटते दिखाई देते। जंगल का रास्ता जितना भीतर जाता उतना ही घना होता जाता। राहुल ने कभी इस जंगल को इतना गहरा महसूस नहीं किया था। हमेशा लगता था कि यह तो बस गांव के पास का साधारण जंगल है, लेकिन आज उसकी छाया मानो एक अलग ही रूप धारण कर चुकी थी। जैसे हर पेड़ के पीछे कोई अदृश्य आंख उसे देख रही है, पर वह रुका नहीं। अंदर कुछ था जो उसे आगे बढ़ने को कह रहा था। जंगल के बीच पहुंचकर अचानक हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए, मानो प्रकृति एक पल के लिए सांस रोककर खड़ी हो गई हो। यह स्थिरता इतनी तेज थी कि राहुल को ऐसा लगा जैसे वह किसी अलग दुनिया में कदम रख चुका है। इसी चुप्पी के बीच फिर वही आवाज गूंजी, धीमी लेकिन इतनी गहराई से भरी कि उसके शरीर में एक झटका सा लगा। वह घबराकर पीछे मुड़ा, पर आवाज कहीं से भी नहीं आ रही थी। वह आवाज बाहरी नहीं थी, वह भीतर थी, जैसे उसके मन की तहों में छिपकर बोल रही हो, उसे बुला रही हो, उसे दिशा दे रही हो। राहुल ने आंखें बंद की और आवाज को समझने की कोशिश की। शब्द साफ नहीं थे, पर उनमें एक आग्रह, एक पुकार थी, एक अपेक्षा थी, जैसे कोई उसे किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए बुला रहा हो। आंखें खोलने पर उसने देखा कि उसके सामने जंगल का एक हिस्सा कुछ अलग चमक रहा है। वहां सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ रही थीं, पर उस हिस्से की मिट्टी और पेड़ किसी अनोखी चमक से भरे प्रतीत हो रहे थे। वह उस दिशा में बढ़ा और जैसे जैसे वह पास जा रहा था, उसके भीतर की बेचैनी एक अजीब शांति में बदलती जा रही थी। यह शांति डरावनी भी थी और सुकूनदायक भी, मानो यह कोई ऐसा रहस्य है जिसे जानना जरूरी भी है और खतरनाक भी। अंततः वह उस जगह पहुंचा और देखा कि वहां जमीन कुछ ढंसी हुई थी, जैसे किसी बहुत पुराने समय में यहां कुछ दफन हुआ हो और समय ने धीरे धीरे उसे ढक दिया हो। राहुल ने झुककर मिट्टी को हाथ से हटाना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे एक पत्थर दिखाई दिया जिसके ऊपर किसी अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। वह लिपि उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसे पढ़ने की कोशिश करते ही उसे लगा कि शब्द उसके भीतर कहीं पहले से मौजूद हैं, जैसे वह उन्हें समझने की क्षमता लेकर जन्मा हो, पर अभी तक कभी सक्रिय न हुई हो। उसकी उंगलियां पत्थर को छूते ही हल्का कंपन उठा। उसे लगा कि पत्थर जैसे सांस ले रहा हो या उसके भीतर कुछ सोया हुआ जाग रहा हो। यह अनुभव इतना अलौकिक था कि उसने डर से हाथ पीछे खींच लिया, पर जिज्ञासा फिर भी उसे वहीं रोके रही। अचानक जंगल में फिर वही खड़खड़ाहट हुई। इस बार आवाज दूर नहीं, बिल्कुल पास थी। वह तेजी से उठा और इधर उधर देखने लगा, पर कुछ नहीं था। फिर भी उसकी नसें किसी अदृश्य उपस्थिति को साफ महसूस कर रही थीं। उसे लगा कि जो भी यह रहस्य है वह केवल चीजों में नहीं, बल्कि किसी जीवित शक्ति में छिपा है। कोई ऐसी शक्ति जो उसे देख रही है